पासा पलटने के तुरंत बाद ही सारे कर्मचारी विराज के पिता के साथ में फिर से काम करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन मुरारी इस बात से सहमत नहीं था। उसे इस बात की जलन खाई जा रही थी कि उसे कंपनी का बॉस क्यों नहीं बनाया गया। ऐसे में जब विराज के पिता ने इस बात के पीछे का असली कारण बताया तो उसके होश उड़ गए। उसकी पीठ के पीछे क्या चल रहा था उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। वो तो बस हमेशा ही विराज के पिता को गलत समझता और कभी उसने विराज के पिता से इस बारे में बात नहीं की थी। जब कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो विराज के पिता ने ही कंपनी का ढंग से ख्याल रखा था और साथ में उसने मुरारी को भी एक अच्छे पद पर बैठाया था। ऐसे में मुरारी को अपनी हरकत पर शर्म आ रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने के लिए जा रहा था तो उसका मन किया कि वो सबसे पहले अपने ही मुंह पर 2 तमाचे जड़ ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। मगर वो पश्चाताप करना चाहता था और इसलिए वो विराज के पिता के पैरों में गिर गया। ये देख लकी और बाकी सब लोगों के होश उड़ गए थे। अभी तक वो आदमी विराज के पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था और अब वो उसके पैरों में गिर चुका था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अधिराज भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा ही आपको गलत मानता रहा। मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता अधिराज भाई। मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कंपनी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ अधिराज भाई, फिर भी आपके आगे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। अब मैं कभी आपसे ऐसी शिकायत नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप ही हमेशा कंपनी की कमान को संभाले रखें। जब विराज के पिता जो कंपनी के बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहते थे, वो अपने इतने पुराने साथी को पीछे कैसे छोड़ सकते थे। अरे नहीं मेरे भाई, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो किया शायद अनजाने में किया। अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, विराज के पिता ने कहा। नहीं अधिराज भाई, मैं बेवकूफ हूं। मुझे आप माफ मत करना। मुझे आप इस पद पर से हटा देना जिस पर आपने मुझे बैठाया। मैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए लायक नहीं हूं अधिराज भाई, मैं नहीं हूं काम करने लायक, मुरारी ने कहा। कहते कहते उसका गला भराया था। लकी अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि ना सिर्फ उसके आने से कंपनी बच गई थी, बल्कि शायद उसने इन दोनों दोस्तों का रिश्ता भी बचा लिया था। आखिर में जब विराज के पिता ने मुरारी के मुंह से यह सुना तो उसने भी मुरारी को माफ कर दिया और उसे अपना लिया था। लेकिन वो उसे उसके हक का मोटा पैसा देने के बारे में भी सोच चुका था, ताकि मुरारी अगर यहाँ से जाए तो उसे जिंदगी भर पैसों की तंगी ना देखनी पड़े और उसका काम आराम से चलता रहे। आज 30 सालों से उन दोनों के रिश्तों के बीच जो खटास आ गई थी वो फिर से मिठास में बदल गई और ये सब देखकर लकी और बाकी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी मार खाई वो कम थी क्या जो और मार खाने का इंतजार कर रहे हो? अभी क्या, अभी निकलो यहां से। लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि शांतनु और उसके पिता भी यहीं खड़े थे। जैसे ही सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर गया तो पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है जा रहा हूं मैं, लेकिन ये मत सोच लेना कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। भले ही विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज की किस्मत ने आज उसका साथ दिया हो, लेकिन हर बार वो साथ नहीं दे जाएगी। ऐसा होने वाला है नहीं, देखना तुम सब लोग। मैं लिख कर दे रहा हूं, एक दिन मेरी कंपनी इनकी कंपनी को पछाड़ देगी, शांतनु ने कहा। उसे उस बात का बहुत बुरा लग रहा था जो अभी उसके बारे में कही गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा चलो यहां से। और वो अपने पिता के साथ में दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अरे शांतनु भाई, मैं भी आ रहा हूं। इतने में अब्बास ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। वो शांतनु के पीछे तो जा रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उसने अभी जो किया था उसके लिए अपने आप को कोस भी रहा था। लेकिन अब जब उसने शांतनु को चुन ही लिया था तो उसके पास में तो कोई चारा भी बाकी नहीं रह गया था। वो विराज के सामने बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक चुका था और अब उसके पास में उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। श्रेया भी अब्बास के साथ में ही जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार पलटकर लकी को जरूर देखा। उसकी आंखों में अब लकी के लिए कोई नफरत बाकी नहीं रह गई। उल्टा वो तो लकी को बहुत ही हैरान कर देने वाली नजरों से देख रही थी। जब लकी ने उसे अपने आप को इस तरह देखते हुए देखा तो वो हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी समझदार लड़की का दिमाग घुटने में क्यों था जो वो अब्बास जैसे आदमी के साथ में थी। लकी, तुम्हारा फिर से शुक्रिया बेटा। अगर तुम नहीं होते तो मेरा और मेरी कंपनी का तो भगवान ही मालिक था। मैं तो अपनी उम्मीद छोड़ चुका था। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस कंपनी को बचा पाऊंगा। तुम आए और इस कंपनी को बचा लिया। तुम्हारा दिल से शुक्रिया बेटा, विराज के पिता ने लकी के पास में आते हुए कहा।
मैंने वही किया अंकल जो मुझे सही लगा। मैं इससे अच्छा और कुछ भी नहीं कर सकता था, लकी ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा। वैसे भी विराज के पिता उसकी शादी में आए हुए थे और उन्होंने ही विराज को शहनाज को डाइवोर्स देने के लिए राजी किया था। भले ही विराज ने उसके साथ में जो कुछ किया, लेकिन लकी की नजर में उसके पिता की छवि अच्छी थी। उसने विराज के पिता की आंखों में देखा और पूछा, लेकिन अंकल अब आप आगे क्या करने वाले हो? भले ही अभी तो खतरा टल गया फिलहाल, लेकिन आगे आपको और भी बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। आपके पीछे लगने वाले लोग अभी के लिए भले ही चले गए हैं, लेकिन ये दोबारा भी तो आ सकते हैं ना। अभी तो आप डबल रेट दे रहे हैं, लेकिन आप ये कब तक दे पाएंगे? लकी का इशारा साफ था। उसके दिमाग में अभी भी शांतनु की वो धमकी गूंज रही थी जो उसे वो दे कर गया था। ऐसे में वो जानना चाहता था कि विराज के पिता उनसे निपटने के लिए आगे क्या करने वाले थे। हाँ, इस बार तो हम बच गए, लेकिन बचने के साथ में मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है मेरे बेटे कि मेरे साथ जो भी गद्दार लोग थे ना, मैंने उन्हें बाहर कर दिया। बचे हुए जो लोग अभी मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे वफादार हैं और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। देखना तुम, हम फिर से इस कंपनी को ना वहां पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर ये पहले थी, बल्कि इसे और भी ऊपर लेकर जाएंगे। मैं नए लोगों को भर्ती करूंगा जो इनसे भी अच्छे हों और उन्हें इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी बनाऊंगा। अब तो मेरा बेटा भी मेरे साथ में है, ऐसे में हमारे पास में 2 से 4 हाथ हो गए हैं। मैं आके ध्यान रखूंगा कि इस तरह की चीजें ना हो बेटा। विराज के पिता ने इस संकट से जो कुछ सीखा था वो विराज के सामने रख दिया था। जैसे ही विराज के पिता की सब बात ध्यान से सब लोगों ने सुनी तो सब खुश हो गए। उन सबकी आंखों में चमक आ गई और वो अपने साथ साथ कंपनी के सुनहरे भविष्य को देख पा रहे थे। वो देख पा रहे थे कि उनके सामने एक महान बिजनेसमैन खड़ा था जो कि उन्हें किसी भी हाल में डूबने देने वाला नहीं था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, लकी ने कहा। मैं जल्द से जल्द कंपनी का स्ट्रक्चर बदलना शुरू करूंगा और बहुत कम टाइम में देखना हम फिर से पूरी मजबूती के साथ में खड़े हो जाएंगे। शायद मैं ज्यादा वक्त मांग रहा हूं, लेकिन आने वाले 5 सालों में ना मैं ब्याज के साथ तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा बेटा, विराज के पिता ने कहा। थैंक यू अंकल, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। जब तक आप हैं तब तक मेरा पैसा सेफ है। लेकिन विराज, याद रखना, मैं अभी तक वो भूला नहीं जो तुमने राधिका के साथ किया था, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं लकी भाई, मैं उसके लिए हमेशा शर्मिंदा रहने वाला हूं, इतने में विराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके बाद लकी और सब लोग वहां से बाहर आए और खाना खाने चले गए। लकी अपनी उम्र के उन सभी अमीर लड़कों के साथ में खाना खा रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सब भी लकी की पहचान को जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। वो सभी जानना चाहते थे कि आखिर लकी था कौन, लेकिन ना तो लकी ने इस बारे में उनसे कुछ बात की और ना ही उनकी लकी से इस बारे में कुछ पूछने की हिम्मत हो पाई। वो बस चुपचाप खाना खा रहे थे और लकी को देखते जा रहे थे, लेकिन लकी का ध्यान बाकी चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसके मन में अभी भी प्रफुल्ल की वो हरकत चल रही थी जिसकी वजह से आज उसे जयपुर आना पड़ गया। उसे लग रहा था कि प्रफुल्ल यहाँ हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था और इस वजह से उसके परिवार को नीचा देखना पड़ सकता था। अगर प्रफुल्ल इसी तरह से चलता रहा तो कल को उसके परिवार पर भी संकट आ सकता था। नहीं, मेरे जीते जी तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, लकी ने अपने आप से कहा और खाने की टेबल से उठ गया। विराज और उसके पिता लकी को देख रहे थे। वो काफी चिंता में नजर आ रहा था। लकी भाई, मैं आपके जाने के लिए पटना की फ्लाइट बुक करवा दूं? विराज ने अपने पिता के कहने पर लकी से पूछा। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि मीडिया में ना ये खबर ना आए कि मैं आप लोगों को बचाने के लिए आया था, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। विराज के पिता और विराज लकी को जाते हुए देख रहे थे। इधर लकी एयरपोर्ट पर आ चुका था। उसने अपना फोन निकाला और राधिका को फोन मिलाया। हेलो राधिका, एक प्रॉब्लम हो गई है यार, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ेगा, लकी ने घबराते हुए कहा। वो खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो राधिका से अपने घर जाने की बात कर रहा था। लेकिन क्यों? राधिका ने भी घबराते हुए पूछ लिया। वो जानती थी कि लकी को अपने घर से तो निकाल दिया गया था और अब उसके घर वाले उसे घर में नहीं घुसने देने वाले थे। कुछ है जो अभी के अभी घर वालों को बताना जरूरी है। अगर उन्हें अभी खबर नहीं लगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पर लकी, वो तुम्हें घर में आने देंगे? वो तो मैं जाकर देखता हूं। तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाओगे ना लकी? राधिका को लकी की चिंता हो रही थी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लकी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लकी, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, इतने में राधिका ने भी कहा।
क्यों? देखो, आज तुम मेरी वजह से उस घर से बाहर हो, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। मैं भी मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, और वैसे भी मामा को अगर खबर लगी कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं तो वो चिंता करेंगे। राधिका ने कहा। लकी को उसकी बात ठीक लग रही थी। वो परिवार के पास तो जाना चाह रहा था, लेकिन राधिका की हिफाजत करने की भी पूरी जिम्मेदारी उसके सिर पर ही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ जयपुर से निकल रहा हूँ और तुम वहां से निकलो, हम सीधा एयरपोर्ट पर मिलते हैं, लकी ने कहा। तुम जयपुर कब चले गए? राधिका ने सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। क्यों आया था इसका जवाब मैं तुम्हें मिलकर देता हूँ, लकी ने कहा और फोन रख दिया। उधर राधिका ने भी जैसे ही लकी की बात सुनी तो वो अपनी तैयारी करने में लग गई। उसने घर जाने का मन तो बना लिया था, लेकिन उसे घबराहट भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रहा था या फिर गलत। फिर वो जाने के लिए तैयार हो गया था। पूरे रास्ते लकी यही सोच रहा था कि वो घर वालों से क्या और कैसे कहने वाला था। इधर राधिका के मन में भी यही चल रहा था कि वो कैसे लकी के घर वालों का सामना करेगी। जब रात सिर पर चढ़ने लगी तब तक लकी और राधिका एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मिल चुके थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को उसके घर में आने की इजाजत मिल पाएगी? और कैसे बताने वाला था लकी ये सब चीजें अपने घर वालों को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।